नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। क्या राजनीति इतनी टफ हो गई है कि अब बीजेपी को तरह-तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, झूठ बोलना पड़ रहा है? और साथ ही मैंने अभय दुबे जी से पूछा है कि इंडिया टुडे ने मुझे मुकदमा किया, मेरी लॉटरी लग गई, क्या हर 2 महीने में इंडिया टुडे ऐसी मुकदमा कर सकती है? अभय दुबे जी के साथ बहुत शानदार बातचीत है, पूरी बातचीत सुनेंगे, आपको मजा आएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आप मेरे बड़े भाई समान हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं जानता हूँ आपका बड़ा रसूख है हर पार्टी में। मतलब आप इतनी ज़्यादा धुलाई करते हैं संघ की, लेकिन मैं जानता हूँ कि मोहन भागवत भी आपको जानते हैं, आपको सुनते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को नागपुर के एक प्रचारक है, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भाई पूरा संघ में अभय दुबे जी को बड़े ध्यान से सुना जाता है। तो आपकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप भली उनकी धज्जी उड़ाओ, लेकिन आपके सब जगह संबंध है। और मीडिया में भी आपकी दिल्ली में मीडिया में बड़ी इज्जत है। मैं जानता हूँ एक एक पत्रकार आपकी बड़ी इज्जत करता है। मैं पहली बार आपसे एक काम को कह रहा हूँ, मैंने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी काम को आपसे कहा नहीं। मेरे भाई हैं, आपने 10 बार मुझसे पूछा दिल्ली में कोई काम हो बताओ, मैंने आपसे कहा नहीं। आज मैं पहली बार एक काम को कह रहा हूँ, इतना मेरी मदद करा दीजिए, अंजना ओम कश्यप जी हर 2 महीने में मुझ पर एक मुकदमा कर दें, क्योंकि जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मेरी ऐसी लॉटरी कभी नहीं लगी है। अब ये मतलब खराब शब्द है लॉटरी लगना, लेकिन जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां आती है ना, नौजवानों का, छात्रों का दिल से आभारी हूं सर। 47,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए अंजना ओम कश्यप जी के मेरे मुकदमा लिखाने पे। मेरे को शायद किसी बात पे इतने, मेरे चैनल बंद हो गए तब भी इतने मेल और फोन नहीं आए। ना जाने कितने नौजवान, कितने छात्र मुझे मेल कर रहे हैं कि आपने खान सर का, अभिनय सर का और सब शिक्षकों का साथ देकर दिल जीत लिया, आप नौजवानों के हीरो हो गए। मैंने अपना मुंह 2 बार धोया आज कि मैं भी थोड़ा नौजवान नजर आना चाहिए। तो कोई तरकीब कर दीजिए ऐसी कि अंजना ओम जी मुझ पे मेरी बिल्कुल, मैं उनके दिल में इज्जत बढ़ गई। कभी मिलेंगी, जैसे आपने मुझसे कहा था मुझे कॉफी पिला देंगे, तो मैं उनके चरण छू के कहूंगा बहन मेरी कि हर मई 2 महीने में एक मुकदमा कर दो। मेरी ब्रांडिंग रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी अगर ये कर दे। कोई तरकीब है अभय जी ऐसा कि हर 2 महीने में आज तक मुझ पे एक मुकदमा कर दे? ऐसा है कि कुछ मेरे मित्र हैं जिन्होंने कुछ याचिकाएं वगैरह डाली हैं और उन याचिकाओं में उन्होंने कुछ तथ्य जो कि आईबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से उन्हें प्राप्त हुए थे, कुछ तथ्य उसमें उन याचिकाओं में शामिल किए हैं। वो याचिका मुझे आज मिल गई है, मैं उसे पढ़ नहीं पाया अभी पूरी। याचिकाएं बहुत लंबी होती हैं, लेकिन वो एक खास पेज पे वो तथ्य हैं। उन तथ्यों को वो देख के, उन तथ्यों में लिखा हुआ है कि सरकार ने जो बड़े-बड़े चैनल हैं, इनको कितने विज्ञापन दिए। वो मैं आपको भी डॉक्यूमेंट भेज दूँगा आज। उसमें है सब कि आज तक को कितने विज्ञापन हैं इसमें, और दूसरे एनडीटीवी को कितने विज्ञापन हैं, कितने करोड़ रुपए के विज्ञापन हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो अगर आप उन तथ्यों के बारे में वीडियो बनाएँ और उन तथ्यों से संबंधित सवाल उठाएँ मतलब, तो हो सकता है कि अंजना जी ही नहीं, अंजना जी सरीखे और दूसरे पत्रकार हैं, वो भी आपके ऊपर मुकदमे करें। और कितना वो भी मजा आ आपको जाएगा। मुकदमा करें, तो हो सकता है कि आपको अभी जो फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा आपका कई गुना बढ़ जाए। क्या बात है। अच्छा, मुझे की बात यह है कि मेरे वकील हैदर भाई, तला साहब, कपिल सिब्बल जी, हुँ, तीनों में तीनों मुझे कोई पैसा नहीं देता। मतलब कोर्ट में जो हुँ, शपथ पत्र जाता है ना, मुझे उसके भी पैसे नहीं देने पड़ते। हुँ, दिल्ली हुँ, जाता हूँ तो कपिल सिब्बल जी परिवार की तरह मानते हैं, छोटे बच्चे की तरह मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, बढ़िया खाना भी खिलाते हैं। हुँ, हैदर भाई, तला साहब तो घर के। तो मेरे मुकदमे में पैसे खर्च नहीं होते हैं। जब हुँ, सरकार चैनल बंद कराती है, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम हाई कोर्ट में गए, तो मेरी व्यूअरशिप और बढ़ती है। एक बार जी, एनडीटीवी ने मुझे बुलाया कि भाई आप 3 साल से लगातार नंबर 1 हो, आपका कारण क्या है इसका? पूछा, हुँ, शायद नगमा हुँ, होस्ट कर रही थी। तो मैंने कहा हुँ, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ, थैंक्स टू एसटीएफ, अमिताभ यश, अवनीश अवस्थी, थैंक्स टू मोदी जी, ये इतनी हुँ, जांचें और इतने हमले ना कराएं मुझ पे, तो मेरी हुँ, ब्रांडिंग ही ना हो। अच्छा, मैं चैट जीपीटी में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मजा आता है ज्योतिष पढ़ने में। उसमें लिखा है जी, कि मेरा हुँ, मेरा विपरीत राजयोग है। मतलब हुँ, अगर कोई मेरे ऊपर हमले ना करे तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मुझ पर जितनी मेरे को क्रिटिसाइज करोगे, जितने हमले करोगे, उतना बढ़ जाएगा। कह रही हुँ, मजाक की बात रही, गंभीर चिंता चर्चा शुरू करते हैं। जी, दिन भर चैनल पे चल रहा था, आज मुझे पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ये खबर होती है तो मेरे हिसाब से एक बड़ी राजनीति की महत्वपूर्ण खबर है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिले और अपुष्ट सूत्र बता रहे थे कि ये मांग की गई कि ममता बनर्जी राज्यसभा को भेज दी जाए और नेता विपक्ष हो जाए खड़गे जी की जगह। और खड़गे जी, जी भी ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का अगर कांग्रेस में विलय हो गया, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव और अभिषेक को, ममता बनर्जी को उपाध्यक्ष और अभिषेक को महासचिव बनाया जा सकता है। ये चर्चा इतनी तेजी से चल रही है कि मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया है।
अगर ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से अलग ही होके गई थी, कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं, तो राजनीति में इस घटनाक्रम को किस तरह हम ले सकते हैं, इसके क्या मतलब निकलेंगे, भविष्य में कांग्रेस को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, और बीजेपी को इससे क्या मैसेज जाएंगे? देखिए, तीन दिन पहले मैंने अपने मित्र विनोद अग्निहोत्री के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने और विनोद जी ने जो चर्चा की थी, उस चर्चा में ये निकल कर आया था कि ममता बनर्जी अपने संसदीय दल के विभाजन को और संसदीय दल बीजेपी संसद कितने सांसद अपने खींच के ले जाएगी, इसको केवल एक ही तरीके से रोक सकती हैं कि वो कांग्रेस में अपना विलय कर लें। वो चीज एक सुझाव के रूप में थी, और मेरा उसमें कहना यह था कि कोई जरूरी नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस का पूरा संगठन संसद के बाहर कांग्रेस में विलय करे। यह भी संभव है कि तृणमूल कांग्रेस का जो संसदीय दल है वो अपने आप को कांग्रेस के संसदीय दल से अटैच करके एक पूरी पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को और उधर राज्यसभा के सभापति को अर्जी दे दे। तो उसमें क्या है कि जब वो दोनों मिल जाएंगे, कांग्रेस के 100 सांसदों के साथ में तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिल जाएंगे, तो उनको स्प्लिट करना, उनको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जो सांसद भाजपा के प्रलोभन में फंसकर या भाजपा के दबाव में फंसकर खुद टूट जाना चाहते हैं, उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा कि उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी, उनकी संसद ही चली जाएगी। इसलिए वो भी अपने आप को रोकेंगे ऐसा करने में। तो ममता बनर्जी इस दुर्घटना को रोक सकती है। उनके साथ जो भाजपा दुर्घटना करने जा रही है, उस दुर्घटना को वो रोक सकती है। अच्छा, लेकिन इससे ममता बनर्जी केवल अपने संसदीय दल को विभाजित होने से रोक सकती हैं, वो अपने विधायक दल को विभाजित होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पश्चिम बंगाल में एक ही विधायक है। तो वो तो नहीं आता कि अधीर रंजन चौधरी भी अपना चुनाव हार गए इस बार वहां पर। तो वो नहीं रोक सकती, वो भाजपा उसको तोड़ी देगी। अच्छा, अगर ममता बनर्जी अपने सांसदों और विधायकों दोनों को पार्टी छोड़ने से रोकना चाहती हैं, और पूरी पार्टी जिस तरीके से उनकी पश्चिम बंगाल में श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, उसको रोकना चाहती हैं, तब तो उनके लिए सबसे ज्यादा माकूल यही होगा कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दें, और कांग्रेस उनका मातृदल है, कांग्रेस में सारे जीवन वो रही हैं। वो एक खास तरह की अवधि थी, एक खास तरह के कारण थे जिनके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उनको कांग्रेस से निष्कासित भी किया गया था। उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और संघर्ष करते हुए उन्होंने सीपीएम को हराया, और सीपीएम को हराने के बाद में वो 15 साल तक बंगाल की मुख्यमंत्री रही। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी की जरूरत है, और पहले ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत नहीं होती थी, अब ममता बनर्जी को कांग्रेस की बहुत जरूरत है। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के भीतर आती हैं, कांग्रेस में अपना विलय कर लेती हैं, तो वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया उलट जाएगी, और ये पहली बार होगा कि इतना बड़ा कांग्रेस का टूटा हुआ धड़ा फिर कांग्रेस में आएगा। तो विनोद अग्निहोत्री ने मुझे एक इतिहास का पुराना टुकड़ा बताया कि जब 2019 का चुनाव हुआ और उसमें सारे लोग बुरी तरीके से हार गए, तब राहुल गांधी और शरद पवार की भी एक बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप कांग्रेस में वापस आ जाइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, एनसीपी, कांग्रेस में वापस आ जाए। और शरद पवार ने उसके लिए मना नहीं किया। शरद पवार ने कहा कि मैं आपके इस प्रश्न पर सोचूंगा, और धीरे धीरे एनसीपी के भीतर ये राय बनने लगी कि कांग्रेस में वापस चला जाना चाहिए महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के ही नेता थे, उन्होंने इस बात को रोक दिया। उन्होंने आला कमान से कहा कि नहीं, इन लोगों का आना ठीक नहीं रहेगा, हम लोगों की सारी राजनीति बिगड़ जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह से 2019 के बाद ये जो राहुल गांधी का प्रस्ताव था शरद पवार के सामने, और शरद पवार उसको हमदर्दी के साथ ले रहे थे, वो प्रक्रिया रुक गई। आज स्थिति यह है कि वो क्षेत्रीय शक्तियां जो कि कांग्रेस का अंग थी पहले, जिनमें जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, और महाराष्ट्र में शरद पवार हैं, तो ये लोग अगर कांग्रेस के अंदर वापस आ जाएं, आप सोचिए,
तो कांग्रेस कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। और एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसके बारे में लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आप अपुष्ट सूत्रों से कह रहे हैं, मेरा तो मानना यह है कि सोनिया गांधी ने स्वयं फोन करके ममता बनर्जी से कहा है कि आप कांग्रेस में अपना विलय करने के बारे में गंभीरता से सोचें। और उनका पूरा प्रस्ताव यही है जिसका भी आपने जिक्र किया कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेंगी, अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे और ममता बनर्जी को राज्यसभा की सीट भी मिल जाएगी। और ममता बनर्जी ऐसा नेता राज्यसभा में रहेगा तो आराम से खड़गे जी की जगह वो वहां पर नेता विरोधी दल बन सकती हैं, तो उनकी एक संवैधानिक हैसियत भी बन जाएगी ममता बनर्जी की। और खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही। तब बीजेपी कहेगी कि एक ऐसा प्रस्ताव है, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिस प्रस्ताव को खारिज करना या इस प्रस्ताव से इनकार करने में ममता बनर्जी को बहुत दिक्कत होगी। तब बीजेपी कहेगी कि एक दलित खड़गे को हटा दिया गया। बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है ये सब बेकार की बातें हैं। इससे ये एक जिस तरह की ये राजनीति है, जिस तरह से इस राजनीति के कुछ दूरगामी और फौरी परिणाम होंगे, वो इस बात से परे जाते हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता इसके ऊपर क्या टिप्पणी कर देता है। बीजेपी को तो हर हालत में टिप्पणी करनी है। मान लो खड़गे साहब को नहीं हटाया जाता है राज्यसभा के सभापति पद से, तो क्या बीजेपी टिप्पणी नहीं करेगी? बीजेपी तब भी टिप्पणी करेगी, वो कुछ भी कहेगी बीजेपी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी क्या कहती है इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इससे पूरे विपक्ष की राजनीति के ऊपर एक बड़ा गंभीर असर पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। पैराडाइम शिफ्ट क्या हो गया है कि पहले राष्ट्रीय पार्टियों को केंद्र में अपना बहुमत बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी बिना क्षेत्रीय दलों की मदद के 6 साल तक देश पे हुकूमत नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी 10 वर्ष तक हुकूमत नहीं कर सकते थे अगर उनके पास क्षेत्रीय दलों का समर्थन नहीं होता। आज स्थिति क्या है? आज जो एनडीए के अंदर क्षेत्रीय दल हैं वो दरअसल नरेंद्र मोदी पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी उनके ऊपर निर्भर नहीं है। नरेंद्र मोदी इस तरह गठजोड़ सरकार चला रहे हैं उसमें, और जब वो बिना गठजोड़ की सरकार चलाते थे, क्या बुनियादी रूप से उनके तेवर में फर्क है? उसी तरीके से चला रहे हैं जो पहले चलाते थे। इसी तरीके से इस वक्त कांग्रेस इन लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की राजनीति करनी है तो तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। इस तरह की भावना जो अभी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की 8 तारीख को, उसमें भी पाई गई। सभी लोग देख रहे थे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी के तौर पर है और उसे उस तरीके से मान्यता देनी पड़ेगी। ये बात उसमें निकल के आ रही थी। और जैसे ही ममता बनर्जी या शरद पवार जैसी हस्तियां या उनके दल कांग्रेस में जाते हैं, वैसे ही ये स्थिति और भी ज्यादा बदलेगी और कांग्रेस के पक्ष में पूरी स्थिति। आप क्या समझते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार मिलकर काफी ताकतवर हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास जो भी संगठन बचा हुआ है, जब वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा, कांग्रेस की प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ेगी, तब भी काफी फर्क पड़ेगा उसके अंदर। एक तो उनका संसदीय दल जो है वो टूटने से बच जाएगा, उससे उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, कई चीजों में फर्क पड़ेगा। ममता बनर्जी को और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को वो लोग घेर रहे हैं, भाजपा को भी उसमें अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी और इतिहास का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस जो सिकुड़ी थी वो कांग्रेस फैलनी शुरू हो जाएगी, उसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी घटना है। अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अभिषेक बनर्जी इन सब ने मिलकर इस पूरे उसको दुरुस्त कर लिया, ठीक कर लिया जो है ना, तो काफी उससे मुझे तो लगता है कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ पे क्या असर पड़ेगा? अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बहुत पसंद करते हैं, गए थे बंगाल में मिलने के लिए, तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मांगेगी, कोई दबाव की राजनीति करेगी। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति राज्यसभा की राजनीति पर निर्भर थोड़ी ना है। समाजवादी पार्टी की राजनीति इस बात में निर्भर नहीं है कि कांग्रेस संसदीय दल की संख्या कितनी हो गई, तब 127 हो जाएगी कांग्रेस संसदीय दल की संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों पर लड़ा जाएगा और उस चुनाव को जीतने के लिए बहुत आवश्यक है कि दोनों पार्टियां ठीक से गठजोड़ करें, आपसी सलाह मशवरे के साथ में एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए, बिना कोई विवाद किए हुए, बिना जूतों में दाल बटे हुए सीटों का तालमेल करें। न कांग्रेस ज्यादा सीटें मांगती हुई नजर आए, जिद करती हुई नजर आए, न समाजवादी पार्टी उसे कम सीटें देने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये इतना भाई देखिए, आप लोकसभा चुनाव मिलकर साथ साथ लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। पहले भी आप लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव, जीत नहीं पाए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इतनी अकल तो वहां के लोगों में आ ही गई होगी कि वो दोनों पक्षों को, ताकि वो पिछली गलतियों को न दोहराएं। मेरा मानना है कि विधानसभा जीतने का एक मौका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के पास है। मुश्किल काम है काफी जीतना, आसान काम नहीं है। ये लोकसभा की तरह ऐसा नहीं होगा। इस चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं 4 PM के मंच पर, फिर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का खेमा और अमित शाह का खेमा, ये दोनों आपस में चुनाव जीतने के लिए समझौता कर लेंगे, मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और तलवारें तब दोबारा खिंचेंगी जबकि चुनाव ये जीते आएंगे और मुख्यमंत्री का चयन का नंबर आएगा। फिर तलवारबाजी फिर होगी जम के, उसमें आर पार की लड़ाई होगी। उसमें योगी आदित्यनाथ अगर फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो समझ लीजिए कि फिर 2029 के चुनाव में क्या होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। और योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो शक्तियां हैं उनके अंदर हमेशा बगावत के हालात रहेंगे और उसका लाभ 2029 के चुनाव में विपक्ष को प्राप्त होगा। अच्छा भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा, बेचारों ने इतनी मेहनत करी भगवान राम के लिए, लेकिन ऐसी बदनामी हो रही है। मंदिर के जमीन खरीदने में बदनामी हुई कि करोड़ों रुपए की डील हो गई, मंदिर की छत टपक गई पहली बारिश में, और अब चंदा चोरी का मुद्दा तो इतना ज्यादा उछल गया कि पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है। सरकार कह रही नहीं हुई, गवाह सामने आ गया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए, करोड़ों की चोरी हुई। ये मंदिर में बैठकर लोग करोड़ों की चोरी कर रहे हैं, भगवान से डर नहीं लग रहा है? तभी अयोध्या हरा दिया इन्होंने। ये मसला केवल ये इस मंदिर के बनने के बाद हुए इस घपले में नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो चंदा अशोक सिंघल के नेतृत्व में जमा किया था विश्व हिंदू परिषद ने, आपको ध्यान होगा कि एक इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, विश्व बंधु गुप्ता ऐसी कुछ उनका नाम था, मतलब वो काफी महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्ति थे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने सबको नोटिस दे दिया था। उन्होंने कहा बताइए आपको चंदा हुआ है, आपने उसका हिसाब किताब जमा नहीं किया, ये सब कीजिए आप। तो उसमें रामचंद्र जी से, भगवान रामलला से हिसाब मांगा जा रहा, इस तरह की लफाजी करके उससे निकलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई। उस वक्त ये लोग वास्तव में संकट में फंस गए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अन्य संगठन हैं या उसके जो भी उपक्रम हैं, जो भी इस तरह के संगठन हैं, उन सबसे कानूनी पैसे का हिसाब लेना बहुत जरूरी है। कर्नाटक में प्रियांक खरगे ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है और बाकी जगहों पर भी ये होना चाहिए। अब अगर आप कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो उसमें तो होगा ही भाई, जो जिसका चंदा उठा ले जाएंगे, भ्रष्टाचार होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा। अगर आप इस राम मंदिर की, जो राम मंदिर बना है, आखिरकार मंदिर तो बन ही गया है, चाहे जिस प्रक्रिया से बना हो, अगर आप उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं कि साहब चंदे में चोरी हो रही है, इसकी गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि ये सब मुंह दिखाई की बातें हैं कि पीएमओ ने करपट रपट मांगी, ये सब इस मामले को दबा देंगे मिलकर। सही बात है। पीएमओ के तो करीबी हैं दीपेंद्र मिश्रा, वो इंचार्ज है, तो काय की रिपोर्ट, चोर से कहो चोरी कर, साहूकार से कहो जागते रहे, और राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, वही वाला हाल हो रहा है। उधर एक बहुत बढ़िया ड्रामा हुआ था कुछ दिन पहले, मोदी जी ने कहा कि साहब कंजूसी करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल बचाओ। अगले दिन मुख्यमंत्री साइकिल पे नजर आ रहे थे, पीछे पीछे गाड़ियों से कैमरे चल रहे थे, पूरी फुल नौटंकी हुई। नौटंकी करने में तो कोई जवाब ही नहीं है। और अब हम नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसका जश्न मनाने के लिए सब मुख्यमंत्री बुलाए गए, कोई चार्टर से आ रहा है, कोई सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के से आ रहा है। अरे भैया, ये वर्चुअल मीटिंग भी तो हो सकती थी बधाई देने के लिए, अब कहाँ से चली गई? मतलब आम आदमी जो है ना, वो बेचारा
चाइना की झालर लगाए और आप चाइना से डील करो, वो पैसा बचाए और आप पैसे करो, वो सोना ना खरीदे आप सोना बेचाओ विदेश में जाके। ये नौटंकी कहाँ से लाते हैं प्रधानमंत्री जी, विश्वगुरु जी? इतना नाटक, इतना बढ़िया प्ले शाहरुख खान भी शर्मा जाए एक्टिंग में। कोई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कर क्या रहे ड्रामा। संजय जी, आजकल इस चीज की बहुत चर्चा है, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि हम लोगों ने 4 पीएम के मंच पे बात की हो। ये एक लंदन में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ, 10 साल होगा। हाँ, इसके अंदर कई सीनियर एडवोकेट हैं, भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं उसमें, और मेघवाल साहब हैं कानून मंत्री, अपनी उसी टोपी और धोती के साथ में जो जिसमें वो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, और आदरणीय सूर्यकांत जी। एक सेकंड अभय जी, हाँ, धोती पहन के बैडमिंटन कैसे खेल लिया जाता है? वो डर नहीं लगता होगा धोती खुल गई तो क्या होगा? वो क्लिप देख लो जिसमें धोती पहनते हुए दिखाई पड़ रहा है, धोती पहने हुए दिखाई बड़ा पड़ रहा है। गजब है, धोती पहन के बैडमिंटन खेलना अपने आप में एक बड़ी मतलब राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। धोती पहन के कोई बैडमिंटन कैसे खेल सकता है? तो वहां पे उसको भारत सरकार ने और स्पॉन्सर किया है। उसमें लंदन में हो रहा है वो टूर्नामेंट, जिसमें बहुत सारे 100 से ज्यादा लोग उसके अंदर भाग ले रहे हैं भारत सरकार के खर्चे में। ये सब लोग हवाई के लंदन पैदल चल के तो गए नहीं है ना, साइकिल चला के गए। तो आप सोच लीजिए इस चीज को आप किफायत करना कहते हैं, वो कितना बड़ा पाखंड है। और इस सरकार पूरी तरह निर्लज्ज है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और आप कोई कार्यक्रम करते रहें, उसको जो अपना मौज मजा करना होगा वो सब कराएगी। वहां पे मौज हो रही है, वहां पे लंदन में। गजब है, मतलब हम लोग इन सब चीजों का पालन करें और भाई लोग मौज करें। मौज कर। सही बात है, परिस्थितियां बिल्कुल यही है, नाटक का कोई सीमा नहीं है, सानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, और कितनी लॉजिक वाली बात की है इन्होंने। जज साहब ठंडे ठंडे हवाओं में लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कंजूसी करो, गाड़ी मत चलाओ। खुद नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसके लिए, बम बम करने के लिए कोई चार्टर से आ रहा है, कोई गाड़ियों के काफिले से आ रहा है। सारा नाटक हमारे और आपके लिए है। सोना मत खरीदो, खुद जाके विदेश में सोना बेचो। क्या क्या गजब कर रही है सरकार, आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा।